हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ड। जैसा कि सीयूईटी यूजी की डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट के साथ साथ एक कहीं ना कहीं क्वेरी जो मन में है कि आखिर जो सीयूईटी है उसके हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यूजी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या पीसीबी के स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखा है आपने या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखा है, डेफिनेटली आप अगर डीयू जाना चाहते हो तो आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। पर सवाल ये उठता है कि आगे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करें, सीयूईटी यूजी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा एक जगह, वो एग्जाम वर्ड। बात करते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं और सर क्या पढ़ाएंगे। सर का इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम वर्ड पे हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स, यानी कि आपको सीयूईटी यूजी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड होने की वजह से आपके बोर्ड्स एग्जाम दोनों में आपको मिलेगी हेल्प। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है स्टडी करने के लिए, बहुत बेहतर तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए। सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। सीयूईटी यूजी प्लस आपकी 12वीं दोनों कवर हो पाएंगी एक साथ। कहीं ना कहीं इसकी बहुत समय से डिमांड भी थी और आप लोगों की क्वेरीज भी थी कि स्टार्ट करिए ताकि हमें बेनिफिट्स मिल सके, हम अपनी स्टडीज को और बेहतर कर सकें। आने वाले दिनों में हम और चीजें कहीं ना कहीं मार्क्स को लेके, यूजी एग्जाम को लेके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो अब आपको आज से बायोलॉजी जो कि 12th क्लास का है, यूजी एंट्रेंस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, दोनों का एक मिक्सअप रहेगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर हम पीजी में जाएं तो सर फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम जेएनयू, तो लाइक बात की जाए तो एनवायरमेंटल साइंस के जो पीजी के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी सर ही पढ़ाने वाले हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम एग्जाम वर्ड। और जैसा मैंने कहा था, एग्जाम वर्ड पे हर एक फैकल्टी जो है वो बहुत चुन चुन के बेहतरीन फैकल्टीज लाई जा रही है की बार, ताकि आप जान पाए, समझ पाए और बेहतर पढ़ पाए कि आपको पढ़ाने वाले भी देश के टॉप इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद चीजों को क्रैक किया है, अचीव किया है। और इन्होंने तो शायद आपने नीट वगैरह की तैयारी भी की थी, है ना? तो लाइक इट वाज बैड लाइक कि एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस वगैरह मिले इन्हें, लेकिन एमबीबीएस नहीं मिला। लेकिन आगे चीजें जो कहा जाता है कि हर एक नई जर्नी आरंभ होती है, तो इन्होंने अपने आप को एक रिसर्च के फील्ड में डाल दिया एनवायरमेंटल साइंस के साथ, लेकिन वो इनका एक अपना पर्सनल एकेडमिक फील्ड है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं यूजी और पीजी दोनों एस्पिरेंट्स को। सो मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ड। और अब मंच आपके हवाले है, थैंक यू, आप स्टार्ट करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम सूरज है और मैं इस समय जेएनयू से एमएससी कर रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस में। और इस प्लेटफॉर्म पे यूजी के लिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो 12th क्लास की बायोलॉजी इस समय जैसे कि जो हम लोग पढ़ाएंगे वो बोर्ड्स के लिए, सीयूईटी यूजी के लिए और भी जो एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारे सिलेबस कवर होंगे। तो सिलेबस जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं सिलेबस में, सिर्फ 12th की पूरी एनसीईआरटी बायो की वो है। तो एनसीईआरटीज़ में जो चैप्टर है 12th में वो है, जैसे पहले के चैप्टर है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो गया ये दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद आपका जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद आपका जो चैप्टर है एवोल्यूशन। इसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें कि हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे, एपीकल्चर्स। इसके बाद फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो कि जिससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो मोटा मोटी यही सिलेबस है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इससे नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे, क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा है और आसान चैप्टर है, बस इसमें क्या है कि याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझने वाली चीज़ें भी हैं लास्ट में, पोल्यूशन और ये सब। इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इकोसिस्टम और जितने भी टाइप के पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो यही आपका सिलेबस है। तो जैसा कि डेट्स आ गई हैं और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अपने बोर्ड के साथ साथ एग्ज़ाम पर भी हल्का सा फोकस करें, क्योंकि उनके सारा सिलेबस यही है।
बस उनको MCQs देखने हैं और जो लेक्चर्स हैं उन पे फोकस करना। और एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें, CUET UG के बारे में, जो पहले एग्ज़ाम्स होते थे तो पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते थे अलग अलग। तो उन एग्ज़ाम में क्या होता था कि सब बच्चे अलग अलग बैठ रहे हैं, कोई अपने आसपास की यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा है, जैसे कि यूपी के बच्चे BHU में ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, या JNU में या DU में, DU की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, तो उसमें सीट्स बढ़ जाती थी। लेकिन अब जो एक UG, तो अब जो एग्ज़ाम एक हो गया है उसकी वजह से सीट्स एक जगह आ गई हैं और बच्चों को अब एक फॉर्म भरना पड़ा। वो तो हाँ, ये बात अलग है कि रजिस्ट्रेशन अलग अलग कॉलेज का हो रहा है आज भी, वो देखा जाएगा कि आगे क्या करती है गवर्नमेंट या जो भी NTA है वो। पर पेपर NTA बनाता है, NTA का पेपर आता है, तो NTA जान रहे हैं सबके नीट और इन सब का भी पेपर बनाता है, तो स्टैंडर्ड रहता है पेपर में। और जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, डोमेन सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो कम आते हैं UG में, मतलब कि जनरल टेस्ट है और सभी लैंग्वेज टेस्ट है, वो सब का क्वेश्चन है। लेकिन मार्क्स का जो है, अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है, किसी DU में, GNU का कोई कोर्स है, आयुर्वेदिक बायोलॉजी हो गया, या BHU का कोई कोर्स है, जैसे इसमें कोर्सेज क्या क्या रहेंगे बायोलॉजी में, इसमें कोर्सेज रहेंगे जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं ऑनर्स के लिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी देती हैं, जो इंटीग्रेटेड MSc के कोर्सेज रहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये भी देती हैं। तो जो इनको ज्वाइन करते हैं, तो ये UG का जो पोर्शन है बायोलॉजी का, उनमें ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो अब बायोलॉजी पढ़ने के लिए 12th की बायोलॉजी, उसके लिए आपको 11th की बायोलॉजी थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी भी है, जो कि आप रिवाइज कर ही रहे होंगे जब आपको एग्ज़ाम देना होता है। जैसे कुछ कुछ चैप्टर, अगर हम कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे आपको बताएंगे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, उनमें आपको 11th के कुछ कुछ चैप्टर्स की हेल्प लगेगी। तो हम सबसे पहले बेसिक से देखते हैं कि आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग का पहला टॉपिक जो होगा वो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो पहला चैप्टर भी है NCERT का। और मेन बुक, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बुक आपको चाहिए सिर्फ एक NCERT। NCERT, या अगर कोई ICSE बोर्ड में है तो, या और किसी बोर्ड, उसकी जो बोर्ड की बुक है वो एक और बुक है ABC। ये वैसे NCERT सफिशिएंट है, प्लस लेक्चर्स जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, और उसी के साथ MCQs। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज़ का, क्योंकि इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है ना, इतना बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेसिक रहते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर जनरली 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन सब कर ले रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कोर्स आप चाह रहे हैं, उनके लिए आपको एक एक क्वेश्चन, 27 में से आपको एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा। तो बस वहीं पे आ जाती है, और जितना आसान सिलेबस हो जाता है, गलती होने की चांसेस उतने ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम उतने ही लीनियंट हो जाते हैं। तो आसान सिलेबस का मतलब ये नहीं कि उसको हम टाइम ना दें, आपको कभी 4-5 महीने अच्छे से पढ़ना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक आप कोई भी, वैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको एक MCQ की बुक, कोई भी जिसमें बायोलॉजी के 12th की MCQ की हो, बहुत सारे पब्लिकेशंस की आती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो उससे आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, MCQ सॉल्व करते रहेंगे। MCQ सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि आप कोई चैप्टर पढ़ें, उसके बाद उसके MCQs, जो कि हम यहाँ भी सॉल्व करवाएंगे, कोई टॉपिक का यहाँ भी सॉल्व करवाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर में आप नीट के देख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ही है, नीट के सारे क्वेश्चन नहीं, 12th के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस वहीं से। आप CUET का पिछले साल का देख सकते हैं, ठीक है। और कहीं से भी कोई भी MCQ मिल रहा है, कोई MCQ की बुक मिल रही है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि MCQs फाइनली आपको, जब तक आप कितना भी पढ़ लें, क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भी पढ़ लें। ये जो एग्ज़ाम होते हैं सिंपल होते हैं, पर गलतियाँ उतनी ज़्यादा होती हैं इसमें। एक क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपके नंबर कटते हैं, उस क्वेश्चन के नंबर माइनस जो माइनस मार्किंग वाला नंबर है, उतने नंबर में बहुत सारी सीट्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो हम लोग अब बेसिक से शुरू करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बायोलॉजी का
हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उतना, पर फिर भी अगर हम कोई चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं, अगर हम लोग को चैप्टर रिप्रोडक्शन शुरू करना है, तो रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ना है उसके लिए सबसे पहले हमको बेसिक चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो बायोलॉजी जैसे सबको पता है 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस, लॉगस, ये सबको पता है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये सिंपल डेफिनेशन है और दिस एक्यूरेट भी है, सही भी है। इसीलिए कहीं पर ये लाइफ साइंस भी, पहले इसको लाइफ साइंस नाम दिया जाता है, बायोलॉजी नाम बाद में आया। तो इसी को इसीलिए स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। या इसी को बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी या लाइफ की स्टडी को, लाइफ के सारे एट्रीब्यूट्स की स्टडी को हम बायोलॉजी के अंदर ले आते हैं। बायोलॉजी की सबको पता है तीन ब्रांचेस, अगर हम ऐसे देखें, वैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एनाटॉमी है, लेकिन मेन 3 ब्रांचेस अगर देखें तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी है और एनाटॉमी भी है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पहले इकोलॉजी भी इसी के अंदर आती थी, लेकिन इकोलॉजी अब अलग एक ब्रांच है, अलग अपनी एक साइंस है, इकोलॉजिकल साइंस। तो ये हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बायोलॉजी से। हम लोग रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ें, अभी भी ये नहीं समझ में आया हमको कि रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ना है, रिप्रोडक्शन का क्या रोल है, कहाँ से ये रिप्रोडक्शन है। तो हम लोग ये देखें, एक एक चीज को पकड़ते हुए चलेंगे। हमने बात की लाइफ। लाइफ किसके पास होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। अब हम ये डिफाइन करना चाहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको बोलते हैं, जो कि आपने क्लास शायद 7th 8th में पढ़ा होगा, जिसको बोलते थे, एक चैप्टर का नाम ही था लाइफ प्रोसेसेस। तो जिनके अंदर ये प्रोसेसेस हो रही हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसा नहीं कि सारी प्रोसेसेस जिनके अंदर नहीं हो रही हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन एक बेसिक पैरामीटर बनाया गया है, जैसे कि एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। चाहे वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, या टिश्यू सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल, ऐसे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उस बॉडी के अंदर। जैसे इसके लिए, जैसे हमने कहा था, कुछ रिलेशन आपको मिलेंगे, तो ये रिलेटेड है सेल बायो से आपके 11th की, ठीक है। आपको पढ़ना नहीं है कि आप सेल बायो उठा के पढ़ने लगे, आपके लिए वो उतना यूजफुल नहीं है, आपके बोर्ड्स एग्जाम भी हैं और इसके बाद फिर आपका एग्जाम है। तो बस बता रहे हैं कि रेफरेंस है, आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। कभी ऐसा टाइम मिल जा रहा है कभी, तो आप उठा के देख सकते हैं। उसके अंदर इरिटेबिलिटी होनी चाहिए, ये आपके किस चैप्टर से रिलेट होगा? ये आपको नर्वस सिस्टम से रिलेट होगा, ठीक है। यानी वो रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अगला है, ऐसे बहुत सारे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट या डेवलपमेंट को ही अगर हम बॉटनी में ज़्यादा अच्छा टर्म है इसका डिफरेंशिएशन। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू बनना, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। और भी हैं, और तो बहुत बेसिक, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। इसी में एक और है रिप्रोडक्शन। आपने 11th में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे? डाइजेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, और हेल्थ एंड डिजीज नहीं, हेल्थ एंड डिजीज 12th में आपको पढ़ना भी है वो।
तो ये और स्केलेटन सिस्टम पढ़ा होगा। तो ये सारे सिस्टम के साथ भी एक और सिस्टम है जो कि है रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये चैप्टर हम लोग को, पहला चैप्टर यही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो इसके लिए अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, रिप्रोडक्शन को। ये चीज़ें पहले से ही समझ में है सबको कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में पढ़नी है। और एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बाद प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपको इन सब में पढ़ना है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है रिप्रोडक्शन, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम जब भी बायोलॉजी में पढ़ें कुछ भी, टर्म को ब्रेक करने की कोशिश करें अगर आपसे हो पा रहा है तो। रिप्रोडक्शन, री का मतलब अगेन या फिर से, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या प्रोड्यूस करना। फॉर्मेशन एक जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी बर्थ होती है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ शो करता है। ग्रोथ अलग अलग टाइप की होती है, जब हम लोग देखेंगे तो बताएंगे आपको। इसके बाद फिर इसकी डेथ, ठीक, ये दो हैं, यहां से शुरुआत है, ये टर्मिनेशन पॉइंट। इसी बीच में वो अपनी सारी लाइफ की प्रोसेसेस करता है, और उसमें से एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कोई क्यों करेगा, अगर हम लोग इसको सोचेंगे कि कोई क्यों करना चाह रहा है रिप्रोडक्शन, कोई भी तरीके का रिप्रोडक्शन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, रिप्रोडक्शन कोई क्यों करेगा, इसकी बेसिक है कि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जो स्पीसीज है वो सरवाइव नहीं करेगी आगे, उसकी जो स्पीसीज है उसकी कॉन्टिन्यूटी आगे नहीं हो पाएगी। तो रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या है कि सिमिलर वंस को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस सिमिलर वन, या इसी को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। इसी को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, सिमिलर वन को प्रोड्यूस करना। चाहे वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो, चाहे वो दो पेरेंट से प्रोड्यूस हो, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। किस लिए प्रोड्यूस करना, ये जरूरी है, टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना। जो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसका सर्वाइवल बहुत दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो बहुत दिन तक इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसका सर्वाइवल रुक जाएगा। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अगर एक टाइम ऐसा आ जाए कि ह्यूमन ऑफस्प्रिंग पैदा करना बंद कर दें, उनकी ऑफस्प्रिंग ना आए, उनकी जनरेशन आगे ना बढ़े, तो एक टाइम के बाद क्या होगी, वो रेस खत्म हो जाएगी। तो उस रेस को बनाए रखने के लिए, उस स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसी ये बेसिक है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सेक्सुअली या एसेक्सुअली किसी भी तरीके से अपने समान ऑफस्प्रिंग पैदा करना, अपने समान ऑफस्प्रिंग बनाना, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पैदा करना या बनाना, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। किस लिए बनाना, जिससे उनकी रेस की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, बस ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। प्रॉपर जो रिप्रोडक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है एक तरीके से। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन,
तो छोटी क्लासेस से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। सॉरी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे नाम से बोला गया कि नाम को आप एनालाइज करने की कोशिश किए। ए का मतलब समझिए नो, सेक्सुअल का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, ऐसे समझने की कोशिश करिए। सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। अब आपने फिर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उनसे प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स। और इसमें क्या होगा? इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें विदाउट गैमेट नई जो जनरेशन है वो फॉर्म हो रही है, चाहे वो सिंगल पेरेंट से हो रही हो, बेसिकली सिंगल पेरेंट से होती है, चाहे वो 2 पेरेंट से मिलके हो रही हो, बस गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल होती हैं और वो गैमेट फॉर्मेशन करती हैं। जो गैमेट होते हैं ये मिलके जाइगोट बनाते हैं और उनसे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी हम लोग डीप में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है जब हम प्रॉपर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अब शुरू करिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और 12th का जो सिलेबस है वो देखने में छोटा लगता है बड़ा, क्योंकि जो चैप्टर्स हैं जैसे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, चाहे इकोलॉजी हो गया। तो आप बाद में अगर एग्ज़ाम के बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद आप सोचेंगे कि पढ़ना शुरू करेंगे तब कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है कंप्लीट कर भी ले, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अभी से एग्ज़ाम आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी फोकस करिए और CUET UG के लिए भी फोकस करिए। तो थैंक यू, आपको बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये फर्स्ट सेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा एंड आने वाले दिनों में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी नॉट ओनली फॉर 12th क्लास बट ऑल्सो कहीं ना कहीं ऑल द एस्पिरेंट ये भी रहे नीट के, तो आपको बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड कंसेप्ट हैं बायोलॉजी के, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि आपस में NCERT कितना कनेक्ट करती है इन एग्जाम्स में, तो आपको वहाँ भी हेल्प मिलेगा। नॉट ओनली CUET UG केवल एक वो मेन गोल नहीं है कि केवल वहाँ तक हम अटक जाएं। सो कंटिन्यू इन चीज़ों से जुड़ना है आपको। लाइव सेशन सर के आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और कुछ दिनों में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। जो अदर फैकल्टीज हैं वो भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे अपने लेक्चर्स को। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड मैं कहूँगा कि आपको आने वाले दिनों में यहाँ जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है सर के साथ, वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का होगा, अलग लेवल के एनर्जेटिक वे से मुझे लगता है कि चीज़ें होंगी, तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर करोगे अपने आने वाले दिनों में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज्वाइन कर लें। और खासकर मैं 1-2 चीज़ें आपको और बता देता हूँ जो आपके लिए अभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है टेलीग्राम पे, एग्जाम ऑफिशियल, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो आपको एग्जाम ऑफिशियल मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाके करना चाहते हैं तो आपको जस्ट examword.in पे जाना है। वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, तो examword.in वेबसाइट जो है हमारी, उसे सर्च करिए और अपने रिव्यू भी दीजिए। वहाँ पे वेबसाइट पे भी अपने रिव्यू दीजिए और साथ ही साथ चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और CUET UG और PG दोनों के सेपरेट प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनके सेपरेट प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुके हैं जिनके लिंक आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए गए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच सर, जो कंटिन्यू करते रहें और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। जी जरूर।